स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। मेरे चैनल का नाम है इनसाइटफुली योर्स और मैं हूं निशांत फोगला। और आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये जो वीडियो है ना गाइस, ये सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स में एनरोल्ड हैं तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, इस वीडियो का नाम होगा सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस डिस्कशन के हिसाब से ये वीडियो है वेटेज के ऊपर। ठीक है, आपके सिलेबस में कितना ज्यादा वेटेज किस चैप्टर को मिला है, ये वीडियो इस बारे में बात करेगा। ऑलराइट, देखो क्या होता है ना गाइस, आई शो यू। जरूरत पड़ने पे मैं एनोटेट कर दूंगा। देखो क्या होता है, हम सब बहुत जी जान से पढ़ाई करते हैं, खासकर ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो होती हैं, सीए, सीएस, सीएमए। ठीक है, कई बार क्या होता है, इतना लंबा और वास्ट सिलेबस हो जाता है अपने लिए कि वो कवर अप कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। यू नो, खास करके वो स्टूडेंट्स जो शायद कहीं ना कहीं अपने आप को एवरेज मानते हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली ये वीडियो सभी के लिए रेलेवेंट है। बट क्या होता है, स्मार्ट स्टूडेंट्स अपने हिसाब से एक स्टडी प्लान बना लेते हैं पहले से। अ, और देखो, हर एक स्टूडेंट का स्टडी प्लान ना उसके हिसाब से टेलर्ड डाउन होना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि जरूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो स्टूडेंट्स हैं, एक रमेश और एक राजू, तो ऐसा जरूरी नहीं कि रमेश 8 घंटे पढ़ता है तो राजू भी 8 घंटे पढ़े तो दोनों के सेम मार्क्स आएंगे। ऐसा क्वाइट फिजिबल है, क्वाइट पॉसिबल है कि जितना एफर्ट रमेश 10 घंटे में लगा रहा है और जितना मार्क्स प्राप्त कर रहा है, राजू हो सकता है वो 6 घंटे में ही उतना एफर्ट लगाकर वो उतने ही मार्क्स पा सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर, राइट। अब हम बात करते हैं, ये जो सिलेबस वाइज वेटेज है, ये ना आईसीएआई के पोर्टल पे ऑफिशियली वो लोगों ने पोस्ट कर रखा है। ठीक है, आपका जो सिलेबस डिस्कशन रहेगा या फिर जैसे स्टडी मटेरियल जो है न्यू कोर्स के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, जो न्यू कोर्स है, तो न्यू कोर्स के लिए उन्होंने ऑलरेडी ये सेक्शन वाइज वेटेज इशू कर दिया था। देखो, 26 अक्टूबर 2023, 26 अक्टूबर 2023 को ये इशूड है और एप्लीकेबल है। देखो, मई 2024 एंड सब्सिक्वेंट एग्जाम्स। ठीक है, टिल फर्दर चेंजेस आर मेड। जब तक कि कुछ एक्स्ट्रा चेंज, कुछ सिलेबस में कोई बहुत मेजर या वास्ट चेंज नहीं आता है, तब तक के लिए ये भाई रेलेवेंट है और मई 2024 की एग्जाम से ये रेलेवेंट है। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं, अब अपना चल रहा है आज, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तारीख है 22 जुलाई। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो सिलेबस का डिस्कशन रहेगा वो आपके लिए ना गाइस रेलेवेंट रहने वाला है। तो सीए फाउंडेशन वालों, अगर आपको ये जानना है कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, या कौन से टॉपिक को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होगा। ठीक है, तो ऐसा ना समझना कि ये सिलेक्टिव स्टडिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में आप सिलेक्टिव स्टडी करके नहीं जा सकते हैं। कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, यू कैन नेवर गारंटी दैट। ऑलराइट, एंड आप कुछ भी छोड़ के जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और टारगेट तो ये रहता है बच्चों का, कम से कम 4 से 5 रिविजन हम लोग करके जाएं। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लें। ठीक है, और कमेंट करें। ठीक है, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ऑलराइट, तो चलो शुरुआत करते हैं। आपके कोर्स में ना 4 पेपर्स हैं, तो फाउंडेशन के लिए। तो चलो पेपर 1 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पेपर 1 से अगर मैं शुरुआत करूं, अकाउंटिंग वाला पेपर है 100 मार्क्स का। ठीक है, देखो इसमें ना इस तरह से कुछ सिलेबस का सेक्शन वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंटोरीज, डेप्रिसिएशन, amortization, bills of exchange, promissory notes।
तो सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो 30 से 35%, 30 to 35%। ठीक है। इसे मैं देखो हाईलाइट कर देता हूँ आप लोग के लिए। देख रहे हो, 30 to 35%। ये कौन से चैप्टर्स हैं जो 30 से 35% वेटेज रखते हैं सर? तो अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है, जिन बच्चों को प्रायोरिटाइजेशन में दिक्कत आती है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़े ये समझ नहीं आता, तो ये सारे चैप्टर्स आपको पहले पढ़ने हैं। ये देखो अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट अपने आते हैं। ओके। तो हाईलाइट करने का जो ऑप्शन है मैं उसे रिमूव करता हूँ। चलो, 30 to 35% देख लो। ये 30 to 35% जो है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर, बीआरएस वाला चैप्टर, इन्वेंटोरीज वाला चैप्टर, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन वाला, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। ये जो आपके 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, हाईली स्कोरिंग भी है। तो आप इस पे आराम से कंसंट्रेट करके प्रायोरिटी आप इन 5 चैप्टर्स को देंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद आएंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले 20 से 25%। ठीक है, 20 to 25%। एंड दिस इज these chapters comprise of this portion: preparation of final accounts of sole proprietors, financial statements of not for profit organizations, and accounts from incomplete records। ठीक है, excluding preparation of accounts based on ratios। इसके बाद कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है? तो ये देखो, कंपनी अकाउंट्स को प्रायोरिटी देना। ठीक है, ये देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, राइट इशू, और इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स। ये क्योंकि क्योंकि ये सेक्शन जो है 15 से 25% है, 15 to 25%। इसके बाद आप जाओगे पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स वाला में। ठीक है, वो है 15 to 20%। ये सब हो जाएगा तो काफी ज्यादा मार्क्स का कवरेज आपने कर लिया। फिर लास्ट में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बचा: मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, ये सारे जो है, ये 5 से 10% का वेटेज रखता है। राइट। तो ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आप अकाउंटिंग प्रोसेस पहले करो, उसके बाद आप बीआरएस करो, इन्वेंटोरीज करो, फिर ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो, यहां तक करके रुक जाओ, फिर ये सेक्शन 1 में ना आओ, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ना करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ठीक है, मिसकंसेप्शन में मत रहना। आपको क्या करना है? आपको ये मेक श्योर करना है कि आप प्रायोरिटाइजेशन कर पाओ कि पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा ये सारा है, ये वाला 5 चैप्टर्स जो है, क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसकी वेटेज अराउंड 30 to 35% ऑफ आवर सिलेबस है। यानी कि 100 मार्क्स में से 30 35 मार्क्स के क्वेश्चंस तो इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, फिर इन 30 35 मार्क्स के बाद ये 20 25 मार्क्स के क्वेश्चन तो इस इन 3 चैप्टर्स में ऐसे आने के चांसेस हैं: फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, एनपीओ वाले जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला, है ना, यानी कि सिंगल एंट्री वाला। फिर अपने 15 से 25 मार्क्स के करीब करीब कंपनी अकाउंट्स का, और फिर 15 से 20 मार्क्स का पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स, और 5 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के। तो ये मैंने आपको प्रायोरिटाइजेशन पे मदद करवाई है, यानी कि कौन से चैप्टर्स पहले करना है। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं, बल्कि कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और ये नहीं कि ये चैप्टर छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क 5 से 10 मार्क्स का आएगा तो क्या हुआ? छोड़ के नहीं जाना है, करके जाना है सब कुछ। ठीक है, बिल्कुल भी अपने सिलेबस को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, ये कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। तो ये तो हो गई गाइस अकाउंटिंग वाली बात। नेक्स्ट पेपर में अपने चलते हैं। नेक्स्ट पेपर अपना है बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज वाले पेपर में ना देखो, इतने सारे चैप्टर, 7 चैप्टर्स इन टोटल, एंड there's one chapter which is very important, which is the Indian Contract Act 1872, because it comprises of 20 to 30% of the total questions। ठीक है, 20 से 30% तक, यानी कि 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा आप उम्मीद लगा सकते हो। इसके अलावा
इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दे आर दीज चैप्टर्स। देखो, इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से है, देखो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और साथ साथ सर कंपनीज एक्ट 2013। इन तीनों ही चैप्टर्स में से 15 से 20% क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 से 20% ईच, 15 to 20% ईच। ठीक है, तो अगर जोड़ निकाले, अगर मैं एकदम लोअर प्रोबेबिलिटी भी लूँ तो 20, और यहाँ पे 15 × 3 मतलब 45, यानी 20 और 45, आपके 65 मार्क्स तो यहीं से आ गए। ठीक है, और वो ऊपर नीचे होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसीलिए रेंज दिया है। ठीक है ना। इसके अलावा देखो, 10 से 15%, 10 से 15% है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एनआई एक्ट 1881। ठीक है। फाइनली एलएलपी एक्ट 2008, 5 से 10%। एंड सबसे लास्ट में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। चांसेस ऐसे कि इससे क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन अगर आए भी तो 5 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगेन छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ के सब जाना है। बस वो प्रायोरिटाइजेशन करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सेक्शन वाइज वेटेड से। क्यों? ये ना आखिर में आपके सबसे ज्यादा काम आएगा, जब आप अपनी 3rd या 4th रिवीजन में आओगे ना, तब ये इस तरीके से करना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको पहले रिवाइज करना। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना क्यूए वाला पेपर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला गाइस। ठीक है ना। और इसके 3 ब्रॉड एरियाज है, देखो, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टेटिस्टिक्स। तो सेक्शन वाइज वेटेड जो है, पेपर वाइज भी, मतलब सेक्शन वाइज जो है, यहाँ पे पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है आपको। ठीक है ना। ये देखो, सबसे पहला बिजनेस मैथ्स जो है 40 मार्क्स का। मैं कहूंगा कि ये लास्ट वाले जो 4 चैप्टर्स है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, है ना, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स, कंटिन्यूटी, और डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस वाला जो है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में, ये 30 से लेकर 50% तक आ सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंस आप इन 4 चैप्टर्स को देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है अपना सर, 30 to 40% मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इतनी सारी चीजें जो इसमें है। ठीक है, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सिंकिंग फंड्स, ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। और ये चैप्टर्स ना आगे चल के आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पेपर में भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप फिर करके जाना। फिर अपने आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में, जो फाइनली इस 40 मार्क्स वाले पेपर, 40 मार्क्स वाले पोर्शन के लिए रेलिवेंट है। वो है 20 to 30% रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम्स, इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज, ये 3 चैप्टर्स। ठीक है गाइस, ये पेपर अभी खत्म नहीं हुआ, राइट, क्यूए वाला पेपर। इसका फर्स्ट पार्ट अपने किया है, पार्ट ए। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। बहुत ही बेहतरीन बात है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। देखो, मैं किसी भी चैप्टर को कम इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता। 4 ही यहाँ पे मेन चैप्टर्स हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, और सबका इक्वल वेटेज है 20 से 30%। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 20-30, 20-30, 20-20, 30-30, 30-30, 20-20, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ सकता है, राइट। सो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्ट सी, जो कि है स्टेटिस्टिक्स, 40 मार्क्स। इस 40 मार्क्स में से ना, ये देखो, 45 से 50%, लगभग लगभग 20 मार्क्स समझ लो। ये यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और सैम्पलिंग, इससे, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, ये सारे चैप्टर्स जो है, ये सारे टॉपिक्स जो है कवर्ड अप है। ऑलराइट। सो 45 से 50% तो ये हो गया। 25 से 30% जो है, 25 to 30%, वो है प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। और फाइनली 10 से 15% ईच, 10 to 15% ईच, को रिलेशन और रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर्स को दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। और प्रायोरिटाइजेशन, जो बार बार मैं कीवर्ड बोल रहा हूँ, प्रायोरिटाइजेशन यानी कि किसको कितना महत्व देना है सबसे ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट है। चलो फाइनल पेपर की बात कर लेते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की।
ये देखो, इसमें जो चैप्टर्स है, देखो 10 चैप्टर्स, इन 10 चैप्टर्स की किस तरह से पूरी एकदम, यहाँ पे रेंज भी नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट वेटेज बताया गया है। ठीक है, परफेक्ट वेटेज, एब्सोल्यूट वेटेज। तो उस हिसाब से आप पढ़ो। सबसे पहले 15% वाले, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, कैसे प्राइस डिटरमाइन की जाती है डिफरेंट मार्केट्स में, मार्केट स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है ना, गेम थ्योरी स्टडी यूज कैसे करते हैं ओलिगोपोली को स्टडी करने के लिए। तो 15% है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, और 15% है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम वाला। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं 10-10% का जो वेटेज है वो इन चैप्टर्स को है। देखो, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, एंड फाइनली 5% वेटेज है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, अब देखो लास्ट में नोट दिया है डेविएशन ऑफ ±5%, मैक्सिमम इन द स्पेसिफाइड सेक्शन वाइज वेटेजेस परमिटेड। यानी कि ये जो ऊपर में आपको जो भी अभी तक परसेंटेज रेंजेस या एब्सोल्यूट परसेंटेजेस दिखाए गए हैं, उनमें से डेविएशन हो सकता है प्लस या -5%। ठीक है, यानी कि इसी की बात कर लेते हैं, चलो ये 10% जो है इंडियन इकोनॉमी, ये -5% हो सकता है, यानी 5 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये 15 मार्क्स का भी हो सकता है, 15% का भी। तो अगेन यू नेवर नो। ठीक है, यू नेवर नो कि कब क्या हो। ठीक है, इसीलिए बस मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है यहाँ पे इस तरह से, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा वेटेज रखता है, वो चैप्टर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। लेकिन फिर भी आपको वो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है कि हाँ इंपॉर्टेंट कर लिया बाकी छोड़ के गए, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं गाइस। कवर करना है अपना एंटायर सिलेबस, और ये वीडियो आपके सबसे ज्यादा काम तब आएगा जब आप अपने तीसरे या चौथे रिविजन फेज में हो। ऑलराइट, उम्मीद आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, ओके, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कैसा लगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू ऑल, वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।